टी20 वर्ल्ड कप 2026 का सुपर 8 का पहला मैच जो कि न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच में खेला जाएगा आर प्रेमदास स्टेडियम कोलंबो के उस मैदान पर, जहां पर ऑलरेडी 5 मुकाबले इसी वर्ल्ड कप के खेले जा चुके हैं। और उन 5 मुकाबले में हमने क्या देखा, उस पिच के बारे में क्या समझा, उसको डिटेल में समझने के लिए अगर आप चलें उन स्कोर कार्ड्स की तरफ जो पिछले 5 मुकाबलों में यहां पर मिले, उसमें अगर आप देखें तो पहले वाले मैच में श्रीलंका ने आयरलैंड को पहले बैटिंग करने के बाद हराया, फिर ऑस्ट्रेलिया ने आयरलैंड को हराया यहां पर भी पहले बैटिंग करने के बाद, और इवन यहां पर जब जिम्बाब्वे की टीम ने पहले बैटिंग करी तो वहां पर ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। और इंडिया पाकिस्तान का मैच आपको याद ही होगा, इंडियन टीम ने पहले बैटिंग करने के बाद पाकिस्तान को काफी आसानी से वन साइडेड हराया, लेकिन जो आखिरी मैच यहां पर खेला गया वहां पर श्रीलंका के 178 के स्कोर को चेज करते हुए जिम्बाब्वे की टीम ने बड़ी आसानी से 6 विकेट से उस मैच को जीता, जिसमें श्रीलंका की कमजोर बॉलिंग अटैक का बड़ा हाथ रहा, जिसमें वारिंदु हसरंगा वो तो पहले से ही टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं, अब मथीसा पथिराना भी बाहर हो चुके हैं, जिसका पूरा फायदा जिम्बाब्वे की टीम ने उठाया। लेकिन इन 5 मैचेस में जिसके स्कोर कार्ड के बारे में अभी आपको मैंने डिटेल में बताया, एक जो कंक्लूजन हमने पिच के बारे में निकाला, जिसमें पिच की पिक्चर आप देख सकते हैं जो इस वर्ल्ड कप के अंदर इस आर प्रेमदासा स्टेडियम पर प्रोवाइड कराई गई, जहां पर बाउंड्री डायमेंशन भी आपके सामने है। एक तो यहां पर आर प्रेमदासा स्टेडियम पर बाउंस काफी कम होता है। कोलंबो के अंदर ही जो दूसरा एक सिंगलीज स्पोर्ट्स क्लब का मैदान है, वहां पर बाउंस देखें तो कुछ इस तरीके से इस हाइट पर होता है, स्टंप से भी काफी ऊपर 13 सेंटीमीटर के लगभग डिफरेंस यहां पर होता है आर प्रेमदासा और सिंगलीज स्पोर्ट्स क्लब के मैदानों के मुकाबले में। जो बाउंस कंपैरिजन अगर आप करेंगे तो निश्चित तौर पर लो बाउंस तो यहां पर आपको देखने को मिलता ही है, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है यहां पर स्पिनर्स भी गेम में आते हैं और सेकंड इनिंग में स्पिनर्स खास करके उस तरह से गेम में आते हैं कि किसी भी स्कोर को चेज करना यहां पर कभी आसान रहा नहीं, जिसमें हर एक मैच में कितनी विकेट स्पेस को, कितनी विकेट स्पिन को पहली और सेकंड इनिंग में मिली, उसका डेटा आप देखेंगे तो काफी हद तक वो बात आपको क्लियर होगी भी। इवन ऐसे पेसर्स अगर आपकी टीम में है जिनका कद काफी ऊंचा है, साथ ही साथ स्लोअर वंस अच्छी वो करते हैं, तो उनको भी इस पिच से काफी फायदा मिलेगा। लेकिन ओवरऑल कंक्लूजन यही निकलता है कि कोई भी टीम जो टॉस जीतेगी वो पहले बैटिंग करना इस मैदान पर पसंद करेगी। लेकिन ये सब बातें तो हमने निश्चित तौर पर कंक्लूजन के तौर पर निकाल ली पिछले कुछ हुए मैचेस के बेसिस पर और इस मैदान का जो नेचर है उसके बेसिस पर। लेकिन एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो देखने वाली है इस मैदान पर, क्योंकि ये 7 बजे का मैच होगा और आर प्रेमदासा स्टेडियम के मैदान पर जनरली हमने देखा है, जो कि हमने इंडिया पाकिस्तान वाले मैच में भी देखा था, इवन श्रीलंका आयरलैंड वाले मैच में भी देखा, और एक और जो यहां पर रात के मैचेस जो होते हैं जनरली उसमें हमको देखने को मिलता है कि सेकंड इनिंग का जो पावर प्ले का फेज होता है पहले 6 ओवर का, उसमें जम करके पावर प्ले में विकेटें मिलती हैं। और सेकंड इनिंग के पावर प्ले की अगर आप देखें कंडीशन जो पहली इनिंग के पावर प्ले के कंपेयर में रही है तो निश्चित तौर पर थोड़ी सी खराब रही है। जो भी टीम सेकंड बैटिंग करने उतरी है उसने सेकंड इनिंग के पावर प्ले में ज्यादातर विकेटें गिराई हैं। एक मैच को छोड़ करके ये चीज आपको हर मैच में देखने को मिलेगा, तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है कि आज की इस मैच में जब अपनी फैंटेसी की टीम आप बनाने जाएंगे और टॉस जीतने के बाद कौन सी टीम क्या कर रही है, खास करके सेकंड इनिंग में जो टीम बॉलिंग करेगी उसके पावर प्ले के बॉलर्स तो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, इवन स्पिनर्स तो इंपॉर्टेंट होंगे ही। बाकी पिच के बारे में आपको मैंने कंप्लीटली काफी हद तक डिस्कस कर ही दिया है कि पेसर्स और स्पिनर्स यहां पर कितने इंपॉर्टेंट हैं। तो हमको एक और जो चीज देखनी पड़ेगी कि जो पिच आज के मैच में यूज की जाएगी उस पर ऑलरेडी कितने मैचेस हो चुके हैं, उसका अपडेट आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर दूंगा, और उसकी बेसिस पर मेरी अपनी जो फाइनल टीम बनेगी वो भी आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर दूंगा, जिसका लिंक आपको मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है वहां पर दे रखा है, जाकर के क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। बाकी वहां पर जहां पर आपको मैं फाइनल टीम टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर दूंगा वो तो निश्चित तौर पर टॉस के बाद मिलेगी, लेकिन इसी वीडियो के अंदर आप काफी हद तक अगर आपने शुरू से अंत तक पूरा देख लिया तो न्यूजीलैंड की तरफ से जो प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर उतरेगी, जो आज के इसमें जो पॉसिबिलिटी है उसके हिसाब से कौन कौन से प्लेयर हमारी टीम में आ सकते हैं उसके बारे में बताऊंगा। सेम चीज पाकिस्तान की तरफ से भी बताऊंगा, और जो कई सारे मल्टी टीम वाले कॉन्टेस्ट आप खेलते हैं ग्रैंड लीग जिसको कहते हैं, उसमें कौन कौन से डिफरेंशियल ऑप्शंस होंगे, और जो डिफरेंशियल ऑप्शन स्मॉल लीग के लिए होंगे वो कब और कैसे हमारी टीम में आ सकते हैं वो भी डिस्कस करूंगा, जिसमें न्यूजीलैंड का प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर जो मोस्ट प्रोबेबली आज के इस मैच में हो सकता है, जिसमें पिछले वाले मैच में मिचेल सैंटनर नहीं खेले थे, कोल मैकॉन्ची खेले थे, तो मुझे लगता है कि मिचेल सैंटनर वापस आएंगे, लोकी फर्गुसन प्लेइंग 11 के वापस आएंगे अंदर, जिसमें पिछले मैच में आपको मैंने बताया कि काइल जेमिसन और कोल मैकॉन्ची भी खेले थे। बेंच पर इनके पास ईस्ट सोडी का भी एक ऑप्शन जिनको ये लोग ट्राई कर सकते हैं आज के इस मैच में। बाकी जो बॉलिंग पिछले मैच में हुई थी जिसमें मैट हेनरी ने पहला, तीसरा, 15वां और 18वां ओवर किया था, यानी कि 2 ओवर पावर प्ले के 2 डेथ के, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बॉलिंग ऑप्शन होंगे इस मैदान पर। खास करके जो पिच रिपोर्ट में आपको मैंने कई चीजें समझाई उससे अगर आप लिंक करें तो चीजें आपको समझ में आएंगी। सिमिलरली जेकब डफी के नंबर्स आप देख लीजिए किस किस ओवर में आए बॉलिंग करने, काइल जेमिसन पिछला मैच खेले थे, इन्होंने किस किस ओवर में बॉलिंग करी वो देख सकते हैं। बाकी जिमी निशम, कोल मैकॉन्ची तो आज खेलेंगे नहीं, मुझे लगता है कि सैंटनर इनके जहां पर वापस आएंगे तो वो निश्चित तौर पर ओवर्स करेंगे। बाकी ग्लेन फिलिप्स भी 1-2 ओवर कर सकते हैं। बाकी करियर के आंकड़े अगर आप टी20 फॉर्मेट में देखना चाहें तो इस वर्ल्ड कप के शुरुआत होने के पहले टी20 क्रिकेट में क्या करके आए थे ये सारे के सारे न्यूजीलैंड के प्लेयर्स, वो डेटा आप देख सकते हैं। हालांकि मुझे लगता नहीं कि इसकी कुछ खास जरूरत है, फिर भी जैसे कुछ ऐसे प्लेयर हैं जो कि निश्चित तौर पर आपको कंपैरेटिवली थोड़े से नए लगे तो उनके बारे में जानने के लिए सारा डेटा जरूर देखिए। बाकी रीसेंट फॉर्म जिसमें आपको पता है कि इसके पहले जो सुपर 8 का स्टेज शुरू हो रहा है उसके पहले
ग्रुप स्टेजेस में 4-4 मुकाबले सभी टीमें खेली, जिसमें न्यूजीलैंड की टीम ने भी 4 मुकाबले खेले और उसमें इनके प्लेयर्स की जो परफॉर्मेंसेस रही उसके बेसिस पर रीसेंट फॉर्म कैसा है प्लेयर का वो देखने आए। तो फिन एलन ने अभी तक के 4 मैचेस में एक हाफ सेंचुरी लगाई है। ओवरऑल ठीक-ठाक फॉर्म में है। इसके पहले बिग बैश में भी जबरदस्त फॉर्म में थे और उसके बाद टीम साइफर्ट की बात करें तो ये पिछले 2 मैचेस में तो नहीं चले, लेकिन उसके पहले काफी खतरनाक फॉर्म में रहे थे। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो काफी हद तक दोनों ही टॉप ऑर्डर के बैटर जबरदस्त फॉर्म में है और पिछले मैच में तो रचिन रविंद्र ने भी 59 नाबाद की खतरनाक पारी खेल करके फॉर्म में वापसी करी। इवन इनकी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग वो भी काफी यूजफुल रही है इस टूर्नामेंट के। 2 मैचेस 2 विकेट ले चुके हैं 3 मैचेस में बॉलिंग करते हुए, तो ये ओवरऑल काफी इंपॉर्टेंट होंगे। और उसके बाद आते हैं ग्लेन फिलिप्स, जो कि आपको याद होगा इंडिया के टूर पर जब आई थी ग्लेन फिलिप्स की टीम यानी कि न्यूजीलैंड की टीम, तो वहां पर इन्होंने क्या कमाल की वनडे क्रिकेट में T20 क्रिकेट में परफॉर्मेंसेस दी थी। पिछले मैच भी 76 नॉट आउट की पारी खेल करके आए हैं। बॉलिंग भी कभी कभार कर लेते हैं, तो इनकी बैटिंग का जबरदस्त फॉर्म, इनकी बॉलिंग की यूटिलिटी दोनों चीज इनके काम आने वाली है, तो ये भी एक काफी शानदार ऑप्शन होगी। उसके बाद आते हैं मार्क चैपमैन और डैरेल मिचेल। ये दोनों की बैटिंग उतनी आती नहीं, लेकिन जब भी आती है ना दोनों ने जबरदस्त तरीके का फॉर्म शो किया है, ना सिर्फ इस वर्ल्ड कप के अंदर इसके पहले भी। तो ओवरऑल इनकी पूरी की पूरी जो बैटिंग यूनिट ही है जबरदस्त फॉर्म में दिखाई पड़ी। और उसके बाद आती है बॉलिंग, जिसमें सैंटनर की बात करें तो पिछले 3 वर्ल्ड कप के मैचेस में केवल 1 विकेट है। उसमें जिमी नीशम की बात करें तो इनके भी 4 मैचेस जो वर्ल्ड कप के उसमें केवल 2 विकेटें हैं। उसमें लोकी फर्गुसन की बात करें तो इन्होंने निश्चित तौर पर बेहतर फॉर्म दिखाया है, 3 मैचेस में 4 विकेटें निकाल करके। मैट हेनरी की बात करें तो इनके भी 4 मैचेस में केवल 4 विकेटें हैं। उसमें जेकब डफी की बात करें तो इनके 4 मैच में केवल 3 विकेट है। काइल जेमिसन को एक बार मौका मिला, केवल 1 विकेट ले पाए 1 मैच में। कोल मैकॉन्ची को भी एक बार मौका मिला जिसमें इनको खाता इनका विकेट का खुला नहीं। हालांकि अभी तक डेवॉन कॉनवे और ईस्ट सोडी खेले नहीं है। ईस्ट सोडी का भी रिसेंट फॉर्म आप यहां पर देख सकते हैं, लेकिन जो कंक्लूजन इस पूरे के पूरे रिसेंट फॉर्म को देखने के बाद, इस वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस देखने के बाद निकलता है ना, वो काफी हद तक क्लियर है कि बैटिंग तो इनके काफी शानदार फॉर्म में है ऊपर से लेकर के नीचे तक, लेकिन बॉलिंग वो काफी सुस्त दिखाई पड़ रही है। उसमें ना तो इनके तेज गेंदबाज ना तो इनके स्पिनर्स कुछ खास अच्छे फॉर्म में दिखाई पड़े हैं, लोकी फर्गुसन को छोड़ करके। और कुछ हद तक आप कह सकते हैं कि मैट हेनरी ने भी ठीक ठाक काम किया है। तो ये तो 6 बेस्ट ऑप्शन है जिसमें बॉलिंग इनकी थोड़ी कमजोर दिखाई पड़ रही है फॉर्म के बेसिस पर। बाकी ओवरऑल बॉलिंग है काफी कमाल की। तो ये 6 बेस्ट ऑप्शन जो कि सीधे टीम में आते हैं, लेकिन इसे में सैंटनर क्यों नहीं आप लेके जा सकते हैं, जबकि इस पिच पर स्पिनर्स को मौका मिलने वाला है निश्चित तौर पर। जेकब डफी एक बड़े अच्छे डिफरेंशियल ऑप्शन क्यों हो सकते हैं। इवन काइल जेमिसन अगर खेलते हैं तो, जो कि आपको मैंने पिच रिपोर्ट के टाइम पर एक बात बताई भी थी कि लंबे कद के बॉलर इस मैदान पर बहुत ही सफल होते हैं जिनके पास एक्स्ट्रा पेस है और स्लोअर वंस भी अगर वो करते हो, जो कि काइल जेमिसन करते हैं और ईस्ट सोडी खेलते हैं, तो निश्चित तौर पर वही जो पिच रिपोर्ट में चीजें आपको मैंने डिस्कस करी उसके बेसिस पर एक काफी शानदार डिफरेंशियल ऑप्शन बन सकते हैं। तो कुछ डिफरेंशियल ऑप्शन जो होंगे वो क्यों होंगे वो तो आगे बताऊंगा, उनके नाम बता चुका हूं, लेकिन कौन 6 सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो क्लियर कर दिया। बाकी आकर के हेड टू हेड के नंबर्स अगर आप देखें तो यहां पर आपको पता चलेगा कि फिन एलन के और टीम साइफर्ट के आंकड़े तो अगर आप पाकिस्तान के खिलाफ देखें तो बहुत ही खतरनाक है, धमाकेदार है। निश्चित तौर पर दोनों सेफेस्ट ऑप्शन बन जाते हैं, लेकिन रचिन रविंद्र के आंकड़े अगर आप देखें तो ये थोड़े से क्वेश्चनेबल हैं। वो निश्चित तौर पर एक क्वेश्चन मार्क खड़ा करेगा। 5 मैच केवल 24 रन पाकिस्तान के खिलाफ बनाने के बाद क्या आप इनको टीम में लेंगे या नहीं। इवन ग्लेन फिलिप्स के भी आंकड़े अगर आप देखें तो बहुत ही पुअर हैं, लेकिन रिसेंट टाइम का जो इनका फॉर्म है वो काफी हद तक उस क्वेश्चन मार्क को हटा तो देगा, लेकिन निश्चित तौर पर एक डाउट तो क्रिएट इनके लिए होता है। बाकी मार्क चैपमैन और डैरेल मिचेल के आंकड़ा निश्चित तौर पर जबरदस्त है, इनको लेकर के कोई डाउट है नहीं। तो अगर आपको एक ऐसी टीम बनाए जिसमें बिल्कुल डेटा का सहारा ले रहे हैं तो रचिन रविंद्र और ग्लेन फिलिप्स को ड्रॉप करके इन बाकी दोनों ऑप्शंस को आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। बाकी मिचेल सैंटनर का अगर आप देखें तो 15 मैच में 14 विकेट 114 रन है। बाकी इस मैदान का जो इनको फायदा मिलेगा वो मुझे इनको काफी हद तक फेवरेट ऑप्शन बना देता है कि इनको आप टीम में लेके जाएं। बाकी जिमी नीशम के भी 19 मैच 185 रन है, 20 विकेट पाकिस्तान के खिलाफ, काफी बढ़िया काम इन्होंने किया। और इवन स्ट्राइक रेट अगर आप इनकी बॉलिंग का देखें ना तो 10 और 14 का है, जो दिखाता है कि कम से कम बॉलिंग में ज्यादातर विकेट लेकर के जाते हैं। यानी कि हर मैच में 4 ओवर नहीं करने के बावजूद भी 19 मैच में अगर 20 विकेट है तो निश्चित तौर पर एक बहुत ही तगड़े ये ट्रम्प ऑप्शन निकल करके पाकिस्तान के खिलाफ बन सकते हैं। बाकी लोकी फर्गुसन के 5 मैच में 6 विकेट हैं, मैट हेनरी के 10 मैच में 13 विकेट हैं, जेकब डफी के काफी कमाल के आंकड़े हैं, तो ये भी एक तगड़े ट्रम्प निकल करके आते हैं आज के इस मैच में। काइल जेमिसन के 4 मैच में 4 विकेट है जिनको इस विकेट का फायदा मिल सकता है। ईस्ट सोडी के 31 मैच में 29 विकेट है जिनको भी इस विकेट का फायदा मिल सकता है। तो निश्चित तौर पर अगर खेलते हैं तो एक तगड़े ऑप्शन होंगे। तो कुछ डाउट्स तो यहाँ पर क्लियर हुए निश्चित तौर पर, लेकिन अगर कुछ चेंजेस आप करना चाहते हैं तो वो क्या कर सकते हैं वो भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। बाकी वेन्यू का डेटा देखने आए तो आर प्रेमदास स्टेडियम के इस मैदान पर न्यूजीलैंड के टीम साइफर्ट ने 8 मैच 334 रन बना रखे हैं 47 के एवरेज से। बाकी ग्लेन फिलिप्स यहाँ पर कभी नहीं चले, इवन मार्क चैपमैन भी नहीं चले, बाकी प्लेयर यहाँ पर खेले नहीं। तो इस वेन्यू के डेटा से तो आपको कुछ खास हेल्प मिलेगी नहीं, लेकिन एक बात क्लियर है कि अगर आप यूटिलिटी और फॉर्म की बेसिस पर जाएं तो ये 4 बेस्ट ऑप्शन है टॉप ऑर्डर के जो बैटर्स हैं यहाँ पर न्यूजीलैंड की तरफ से, इनको आप सीधे आप टीम में लेके जा सकते हैं। कर आप यही सकते हैं कि डेटा के बेसिस पर अगर आप जाएं तो दोनों ओपनर आपके टीम में होने चाहिए।
बाकी दोनों खिलाड़ियों को ड्रॉप करके आप मिचेल और मार्क चैपमैन को लेकर के जाइए, वरना एक काम आप और कर सकते हैं कि किसी एक ओपनर को ड्रॉप करके मार्क चैपमैन को भी अपनी टीम में ट्राई कर सकते हैं। हालांकि मैं सेफर ऑप्शन मानूंगा कि चारों टॉप ऑर्डर बैटर्स को लेकर के जाइए। बाकी बॉलिंग में लोकी फर्गुसन, मैट हेनरी, जैकब डफी और साथ ही साथ जिमी निशम सेंटर में कौन कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा और बाकी उनका डेटा क्या रहा, कौन से सेफ होंगे कौन से रिस्की, वो आपको मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूं। बाकी इनकी भी वीकनेसेस प्लेयर बैटल में देखें कि जब पाकिस्तान के बॉलर्स को लोग फेस करते हैं तो कैसी परफॉर्मेंसेस देते रहे। तो फिन एलन जो शादाब खान की 20 गेंद पर 44 रन बना करके एक बार आउट हुए और शाहीन शाह अफरीदी की 98 रन बना करके 55 गेंदों पर 3 बार आउट हुए हैं, बढ़िया खेले हैं ओवरऑल। बाकी नसीम शाह ने टीम सेफर्ट को आउट कर रखा है एक बार सस्ते में, लेकिन 2 बार शादाब खान ने भी इनको निपटा रखा है। तो कोई एक ओपनर जिसको आप ड्रॉप करने का सोच रहे हो इनकी निश्चित तौर पर वीकनेसेस के बेसिस पर, तो वो टीम साइफर्ट हो सकते हैं निश्चित तौर पर। उसके बाद सचिन रविंद्र हैं जो मोहम्मद नवाज पर एक बार सस्ते में आउट हुए हैं। इसके बाद यहाँ पर ग्लेन फिलिप्स हैं, मार्क चैपमैन है, डैरिल मिचेल हैं, जिनके निश्चित तौर पर एक वीकनेस आपको लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स या लेग स्पिन पर दिखाई पड़ेगी, जिसमें मोहम्मद नवाज और शादाब खान का नाम आपको बार बार आता दिखाई पड़ेगा। बाकी आज के इस मैच में तो उस्मान तारिक भी खेलेंगे मोस्ट प्रोबेबली। तो बहुत ही खतरनाक बॉलिंग ऑप्शन हैं स्पिनर्स के तौर पर पाकिस्तान की टीम में, जो कि इस पूरी की पूरी बैटिंग लाइनअप को परेशान करेंगे जो न्यूजीलैंड की तरफ से आज के इसमें जो खेलने उतरेंगे। बाकी कॉल मैकॉन्जी जो कि मुझे नहीं लगता कि आज के इस मैच में खेलेंगे, उनका भी प्लेयर बैटल आप देख सकते हैं। और उसके बाद देख सकते हैं पाकिस्तान की टीम का प्लेइंग 11 बैटिंग ऑर्डर, जो कि पिछले मैच में नामीबिया के खिलाफ काफी ऊपर नीचे हुआ था, लेकिन मुझे लगता है कि सैम अयूब और साहिबजादा फरहानी ओपन करेंगे। सलमान अली आगा या बाबर आजम में से कोई एक नंबर 3 पर आ जाएगा, एक नंबर 4 पर बाकी ख्वाजा नफी को खिलाते हैं तो ये प्लस उस्मान खान है। उसके बाद यहाँ पर शादाब खान है, नवाज है, फहीम अशरफ है, सलमान मिर्जा, उस्मान तारिक, जिसमें से हो सकता है कि फहीम अशरफ को और ख्वाजा नफी को या हो सकता है उस्मान खान को, इन तीनों में से किसी दो को ड्रॉप करके बेंच पर जो बाकी ऑप्शन है जिसमें से एक अबरार तो मुझे लगता है 100% खेलेंगे और बाकी शाहीन अफरीदी है, नसीम साहब, फकर जमान में से कोई एक और खेल सकता है, ये काफी हद तक चांसेस हैं। बाकी बॉलिंग जो पिछले मैच में हुई उसका डेटा आप यहां पर देख सकते हैं, जिसमें स्पिनर्स तो पूरे 4-4 ओवर करेंगे। सलमान मिर्जा के भी बॉलिंग के काफी अच्छे चांसेस हैं और बाकी करियर के आंकड़े अगर आप देखने चाहें पाकिस्तानी प्लेयर्स के तो वो भी देख सकते हैं। और उसके बाद रिसेंट फॉर्म जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान केवल इंडिया के खिलाफ हारी, बाकी मैचेस जीती, जिसमें साहिबजादा फरहान का रिसेंट फॉर्म अगर आप देखें तो जबरदस्त रहा है। केवल ये जो इसी मैदान पर आर प्रेमदासा पर जब खेले थे इंडिया के खिलाफ तो वहां पर इनका खाता नहीं खुला था, जहां पर गेंद अच्छी खासी स्विंग हो रही थी। और वही रीजन जो आपको ने पिच रिपोर्ट के टाइम पर बताया था कि सेकंड इनिंग का पावर प्ले यहाँ पर बहुत ही यूजफुल होता है तेज गेंदबाजों के लिए, उसी का इनको नुकसान हुआ जहां पर बिना खाता खुले आउट हुए थे। बाकी तीनों मैचेस में जबरदस्त खेले हैं। बाकी सैम अयूब बल्ले से पूरी तरह से फ्लॉप इनका जारी है, शुरुआत अच्छी कर रहे हैं, बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे, लेकिन बॉलिंग से अभी तक ये 6 विकेट ले चुके हैं। तो मेरे हिसाब से दोनों काफी अच्छे फॉर्म में तो हैं ओवरऑल। अगर आप फैंटेसी पॉइंट्स के हिसाब से जाकर के देखें, सलमान अली आगा ने भी पिछले मैच में 38 रन की एक अच्छी पारी खेली और हालांकि बॉलिंग केवल इन्होंने इंडिया के खिलाफ करी थी इसी मैदान पर, और इसी वजह से चांसेस है कि अपनी ऑफ स्पिन बॉलिंग आज भी ये कंटिन्यू करेंगे। कुछ लेफ्ट हैंडर्स हैं न्यूजीलैंड की टीम के अंदर, उनके सामने खास करके। बाकी बाबर आजम का फॉर्म उतना बेहतर है नहीं, ख्वाजा नफी भी कुछ खास कर नहीं पाए, पहली बार मौका मिला। उस्मान खान केवल इंडिया के खिलाफ चले थे इसी मैदान पर, बाकी मैचेस में नहीं चले, लेकिन शादाब खान ने फॉर्म में वापसी करी पिछले वाले मैच में, और इंडिया वाला मैच और पहला मैच छोड़ दे तो बाकी 2 मैचेस में काफी बेहतर किया इन्होंने। और ओवरऑल जब सामने न्यूजीलैंड की टीम हो तो मेरे हिसाब से शादाब खान बहुत ही सेफ ऑप्शन होते हैं। बाकी मोहम्मद नवाज को लेकर के भी मैं वही कहूंगा, हालांकि ये भी बहुत ज्यादा कमाल कुछ नहीं कर पाए हैं इस टूर्नामेंट के अंदर। बाकी फहीम अशरफ निश्चित तौर पर बिल्कुल ही यूजफुल नहीं रहे हैं अभी तक। सलमान मिर्जा को 2 मौके मिले, 4 विकेट लेकर के गए, और उस्मान तारिक को लेकर के तो कोई डाउट है ही नहीं। इवन आप इनको सीधा कप्तान है, बस कप्तान भी बना सकते हैं इस पिच पर खास करके। तो कौन कौन से सेफ 6-5 ऑप्शन होंगे वो तो आप यहां पर देख पा रहे हैं। बाकी सलमान अली आगा, बाबर आजम, उसके बाद नीचे अगर आप आए तो बॉलिंग में कौन खेलेगा, फहीम अशरफ की जगह पर कोई दूसरा बेंच का ऑप्शन, जैसे खास करके अबरार अहमद अगर खेलते हैं तो वो छठे बेस्ट ऑप्शन बन जाते हैं। तो वो तो आप यहां पर देख पा रहे हैं कि कौन कितने बेहतर फॉर्म में है और उसके बेसिस पर कौन सेफ होगा। लेकिन जब आप हेड टू हेड के आंकड़े देखने आते हैं ना, तो न्यूजीलैंड के खिलाफ साहिबजादा फरहान के आंकड़े बहुत ही ज्यादा खराब है, लेकिन वहीं पर सैम अयूब के आंकड़े भी बहुत पूरे हैं, ना तो बॉलिंग से विकेट है ना तो बल्ले से रन है। लेकिन सलमान अली आगा ठीक ठाक खेले हैं, बाबर आजम का 41 का एवरेज है। उसके बाद शादाब खान के आंकड़े भी ओवरऑल बहुत अच्छे हैं। उस्मान खान तो नहीं चले, लेकिन मोहम्मद नवाज के 8 मैच में 7 विकेट 111 रन है, 14 मैच में 10 विकेट फहीम अशरफ के, जो कि बॉलिंग बहुत कम कर रहे हैं, केवल पिछले मैच बॉलिंग इन्होंने करी थी। लेकिन वहीं पर बाकी जो बॉलिंग है, शाहीन शाह के 25 मैच में 35 विकेट हैं, नसीम के आंकड़े तो उतने अच्छे नहीं, लेकिन अबरार के 5 मैच में 7 विकेट हैं। तो यहां से कुछ हिंट तो मिल रहा है कि कौन डिफरेंशियल हो सकता है, स्पेसिफिकली बाबर आजम को लेकर के और शाहीन शाह अफरीदी को लेकर के। बाकी वेन्यू का डेटा देखने आए तो इसी मैदान पर इंडिया के खिलाफ 3 विकेट लिए थे सैम अयूब ने, 6 रन बनाए थे बल्लेबाजी
करते हुए, लेकिन शाहिद फरहान बिना खाता खोले आउट हो गए थे इसी मैदान पर। बाबर आजम क्या करे, बहुत ही खराब है। उस्मान खान ने 44 रन बनाए थे, वो आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। इस मैदान पर मोहम्मद नवाज के 6 मैच में केवल 1 विकेट है, लेकिन निश्चित तौर पर जैसे पीछे ये यूजफुल होंगे। शादाब खान के आंकड़े यहाँ पर बहुत अच्छे हैं और बाकी प्लेयर्स के भी आंकड़े आप देख सकते हैं। तो सेफर तो 5 ऑप्शन जो थे वो आपको मैंने रिसेंट फॉर्म के टाइम पर ही बता दिया था, जिसमें अगर अबरार आते हैं तो वो छठे बेस्ट ऑप्शन बन जाएंगे। लेकिन निश्चित तौर पर बाबर आजम भी साहिबजादा फरहान की जगह पर, या इवन सलमान अली आगा भी साहिबजादा फरहान की जगह पर आपकी टीम में आ सकते हैं। ये मैं करूंगा भी, जो कि आपको मैं सजेस्ट करूंगा। निश्चित तौर पर एक ये ऑप्शन रहेगा, लेकिन उसमें प्लेयर बैटल देखें तो सैम अयूब जिमी निशाम पर एक बार 8 गेंद पर 9 रन बना करके आउट हो चुके हैं, 2 बार ईस्ट सोढ़ी पर 10 गेंद पर केवल 12 रन बना करके, और बाकी सलमान अली आगा भी ईस्ट सोढ़ी पर एक बार आउट हुए हैं लेकिन रन बनाए इन्होंने। मैट हेनरी पर 2 बार सस्ते में आउट हो चुके हैं। बाकी शादाब खान भी मैट हेनरी पर सस्ते में और 2 बार सैंटर पर भी सस्ते में आउट हो चुके हैं। और उसके बाद ईस्ट सोढ़ी, वो नाम आपको बार बार दिखाई पड़ेगा, जो कि आपको मैं क्लियर कर भी चुका हूं कि अभी तक इस वर्ल्ड कप में नहीं खेले हैं, लेकिन मौका मिलता है तो इस पिच पर बहुत यूजफुल होंगे। बाबर आजम और उस्मान खान के भी आंकड़े प्लेयर बैटल के देख सकते हैं। बाकी निश्चित तौर पर एक बात तो क्लियर है कि जो स्पिन की मजबूती है, स्पिन अटैक जिस तरीके का पाकिस्तान के पास है, उसकी बेसिस पर वही टीम फेवरेट दिखाई पड़ रही है। जबकि जो न्यूजीलैंड की टीम है, उनके बॉलर उतने अच्छे फॉर्म में है नहीं और बैटर्स जो है वो स्पिन उतनी अच्छी खेलते नहीं। तो ओवरऑल तो फेवरेट टीम पाकिस्तानी है, उसी को ध्यान में रखते हुए, लेकिन टॉस का भी काफी इंपॉर्टेंट रोल होगा और पिच कौन सी मिलेगी उसका भी बड़ा रोल होगा। तो वो जो अपडेट्स होंगे आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर करूंगा कि यूज्ड पिच है या फ्रेश पिच है या कितने मैचेस उस पर हुए हैं, और मेरी जो फाइनल टीम बनेगी वो भी टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर दूंगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक है, जाकर के क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए और वीडियो तक पूरा देख लीजिए, सारी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। ये वीडियो फिलहाल यहाँ पर होता है खत्म, चलते हैं, नमस्कार।